अध्याय 21 रणनीतियों पर चर्चा। सभी मंजिलों को साफ करने के बाद शाम के 6 या 7 बजने वाले थे। बाहर कोहरे के साथ साथ मंजिलों पर बहुत हल्की रोशनी थी और बिजली गुल होने के कारण गलियारे अंधेरे थे। पूरी इमारत रात से अप्रभेद्य एक अथाह खाई की तरह काली थी। उदासी भरा माहौल और उनके थके हुए शरीर किसी को भी मौके पर ही संसाधनों का बंटवारा करने के मूड में नहीं छोड़ रहे थे। एक साधारण जांच के बाद मयंक रितिका को वापस पहली मंजिल पर ले आया। मयंक, क्या तुम सच में इस पौधे को अपने पास रखना चाहते हो? ये चीज़ मांस और रक्त के ढेर से उगी है, मुझे डर है कि यह कोई साधारण चीज़ नहीं है। पहली मंजिल के गलियारे में सिर्फ उन दोनों के रह जाने पर रितिका ने मयंक से अपनी चिंता व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाई। हैरान होकर मयंक ने जवाब दिया, मैं सावधान रहूंगा, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि यह लैम्प ट्री दीपक वृक्ष उतना सरल नहीं है जितना हमने सोचा था। तुमने भी देखा था ना, जब वह राक्षस पीली रोशनी की सीमा में आया तो उसकी हरकतें थोड़ी धीमी हो गईं। मुझे यकीन नहीं है कि वह डर रहा था, लेकिन कम से कम पीली रोशनी उसे प्रभावित करती है। मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि इसका क्या उपयोग हो सकता है। जोखिम के साथ इनाम आता है, और एक ऐसी दुनिया में जो धीरे धीरे अज्ञात में बदल रही है, अत्यधिक सतर्क रहने से अवसर चूक सकते हैं। मयंक द्वारा याद दिलाए जाने पर रितिका को भी 20वीं मंजिल पर हुई मुठभेड़ याद आ गई और उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। यदि, जैसा कि मयंक ने कहा था, उस चीज ने राक्षसों को प्रभावित किया, यहाँ तक कि उन्हें दबा भी दिया, तो ये सभी के लिए अच्छी खबर थी। ये समझते हुए उसने जान लिया कि मयंक ये जोखिम क्यों ले रहा था। तो तुम ध्यान रखना, अगर सच में ज़रूरत पड़ी तो पुराना रोशन और मैं पौधे के बदलावों पर नज़र रखने में मदद कर सकते हैं। हर कोई बारी बारी से कर सकता है, तुम्हें अकेले सारा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। वह रुकी, उसकी निगाहें 4 आर्म्ड कॉप्स 4 सशस्त्र शव के हाथ में कपड़े में लिपटे लैम्प ट्री पर पड़ीं, और उसने गंभीरता से कहा, मुझे हमेशा लगता है कि तोड़े जाने के बाद पौधे की रोशनी मंद नहीं हुई, बल्कि उसके फल और भी चमकदार हो गए। क्या ऐसा है? रितिका के याद दिलाने पर मयंक ने लिपटे हुए पौधे पर एक नज़र डाली। चादर के आवरण के माध्यम से वह हल्के ढंग से उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को देख सकता था, जो वास्तव में मंद नहीं लग रहा था। उसके मन में एक विचार आया, क्या यह इसलिए है क्योंकि यह 4 आर्म्ड कॉप्स से धीरे धीरे शक्ति खींच रहा है? मयंक, रितिका, तुम लोग आखिरकार आ गए। कैसी है स्थिति? रोशन ने गलियारे में शोर सुना और देवाशीष के साथ बाहर आ गया, ठीक उसी समय जब मयंक और रितिका लौटे थे। उन्हें देखकर मयंक ने अभिवादन में सिर हिलाया, फिर कहा, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। क्या तुम सबके साथ कुछ हुआ है? चारों एक कमरे में गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। मयंक ने पहले 4 आर्म्ड कॉप्स को खिड़की के सबसे पास वाले एक खाली कमरे में पौधा रखने का निर्देश दिया। कमरा बड़ा नहीं था और ऐसा लगता था कि वह मूल मालिक के बच्चे का कमरा था, जिसमें एक बिस्तर, एक डेस्क और अन्य विविध सामान के अलावा और कुछ नहीं था। खिड़की के पास रखी डेस्क पर कई अव्यवस्थित किताबें और एक सूखा हुआ गमले वाला जेड पौधा था, जिसका उपयोग मयंक ने लैम्प ट्री को रखने के लिए किया। ये कमरा मयंक के अपने मास्टर बेडरूम से अपेक्षाकृत दूर था, एक लिविंग रूम से अलग किया गया था, इसलिए कोई भी संभावित प्रभाव न्यूनतम होगा। इस प्रकार ये लैम्प ट्री को संभालने के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। लैम्प ट्री को रखने के बाद मयंक वापस लिविंग रूम में आया जहां चारों सोफे पर बैठे थे। रोशन ने उत्सुकता से पूछा, वह चीज़ क्या थी अभी? लैम्प ट्री आज 20वीं मंजिल पर मिला। मयंक ने सीधे लैम्प ट्री का नाम इस्तेमाल किया। रोशन और बाकी लोग आश्चर्यचकित नहीं हुए, इसे उसका गढ़ा हुआ एक लाक्षणिक उपनाम मान लिया। रितिका ने रोशन और देवाशीष को 10वीं मंजिल से 20वीं मंजिल तक की सफाई और 20वीं मंजिल पर हुई उनकी मुठभेड़ के बारे में बताया। ये सुनकर कि अलेक्स का उनके साथ अन्वेषण के दौरान संघर्ष हुआ था, रोशन और देवाशीष ने माथे पर बल डाला। रोशन ने टिप्पणी की, वह लोगों का समूह वास्तव में काफी परेशान करने वाला हो सकता है। रितिका ने तिरस्कारपूर्वक कहा, परेशान करना तो कम है, उस अलेक्स से तुम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वह 4 आर्म्ड कॉप्स के बारे में जांच पड़ताल करना चाहता है और मुझे संदेह है कि वह इसे आसानी से छोड़ेगा। वह चिंतित थी, हालांकि मयंक का 4 आर्म्ड कॉप्स जबरदस्त था, उसने उस दिन संजय के साथ क्या हुआ था देखा था। यदि मयंक सावधान नहीं रहा और उस पर घात लगाकर हमला किया गया, तो 4 आर्म्ड कॉप्स कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह अकेले कार्य नहीं कर सकता।
जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे आश्चर्य हुआ। रोशन और देवाशीष ने एक दूसरे को देखा, फिर सोफे से जोंघुआ सिगरेट के 2 पैकेट बाहर निकाले। देवाशीष हंसा, ये तो काफी संयोग है। सिगरेट के 2 सही सलामत पैकेट देखकर मयंक ने यह नहीं सोचा कि देवाशीष और रोशन ने उन्हें बस आपूर्ति की तलाश में पाया होगा। मयंक ने पूछताछ की, यहाँ क्या माजरा है? देवाशीष ने सिगरेट के दोनों पैकेट समूह के बीच में रखे और धीरे धीरे दिन भर की घटनाओं को पहली मंजिल पर बताना शुरू किया। आज जब तुम लोग मंजिलों को साफ करने के लिए बाहर गए, तो कुछ ही देर बाद अलेक्स के समूह के 2 लड़के हमसे घुलने मिलने आए। मयंक ने अपनी भौहें उठाईं, स्थिति दिलचस्प हो रही थी। यह अलेक्स कुछ योजनाएं बना रहा था, दोनों पक्षों से खेल रहा था। उसने पूछा, वे तुम दोनों से क्या चाहते थे? जानकारी निकालने के लिए? देवाशीष ने सिर हिलाया और कहा, वह लड़का हमसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था, हमें बड़े भाई और बड़े साहब कहकर बुला रहा था। लेकिन वे छोटे मोटे चालें मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती थीं। वह हंसा और फिर जारी रखा, वे जानना चाहते हैं कि तुम्हारे 4 आर्म्ड कॉर्प्स का क्या मामला है। रोशन ने बीच में बात काटी, पहले पुराने देवाशीष और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में अरमान नाम का एक युवक शायद अपनी अधीरता को नियंत्रित नहीं कर सका, सीधे कहा कि अगर हम कुछ जानकारी लीक करने को तैयार होते हैं तो वे हमें 2 गोल्ड मेडल, कुल मिलाकर लगभग 200 ग्राम, हम दोनों के बीच बांटने के लिए दे सकते हैं। 100 ग्राम सोने का बाजार मूल्य 40,000 से अधिक था, इसलिए 2,000 ग्राम सर्वनाश से पहले एक महत्वपूर्ण राशि थी, कम से कम 80,000 से 90,000 युआन। ये निश्चित रूप से वह चीज़ नहीं थी जो उनके पास मूल रूप से थी। ये दर्शाता है कि अलेक्स का समूह मंजिलों की खोज में बहुत साफ नहीं था। हालांकि वह गौण था। उनकी असली चालाकी उनकी दोहरी रणनीति में निहित थी। एक तरफ अलेक्स ने व्यक्तिगत रूप से मयंक से संपर्क करने की पहल की, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने गुप्त रूप से मयंक की टीम के सदस्यों को जीतने की कोशिश की। महत्वाकांक्षा नग्न रूप से सामने आई। उनके तरीके की अधूरेपन के बावजूद किसी को वर्तमान हालात पर विचार करना होगा। मंजिल पर हर किसी ने फौरी तौर पर टीमें बनाई थीं, जीवित रहने के लिए एक साथ बंध गए थे। ये रिश्ते कितने ठोस हो सकते हैं? ज्यादातर लोग ऐसे लालच का विरोध नहीं कर सकते थे। 4 आर्म्ड कॉर्प्स की उत्पत्ति के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा का उल्लेख न करें। देवाशीष और रोशन के हाव भाव को देखकर ये स्पष्ट था कि उन्होंने किसी भी चीज के लिए सहमति नहीं दी थी, इसलिए उसने पूछा, बात को घुमाओ मत, तुम लोगों ने क्या जवाब दिया? पता नहीं। देवाशीष सीधा था। मैंने उससे कहा कि मुझे भी नहीं पता कि 4 आर्म्ड कॉर्प्स ऐसा क्यों है, लेकिन अगर वे वास्तव में चाहते हैं कि मैं उन्हें ये रहस्य बाहर निकालने में मदद करूं, तो मुझे इस पर और सोचना पड़ेगा। मयंक, रितिका। देवाशीष मुस्कुराया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे चोरों के चुराने का डर नहीं है, लेकिन उनके लालच का डर है। मुझे लगता है कि हमें पहले वार करना चाहिए। वे महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन दूरदर्शी नहीं हैं और अपने कार्यों में पक्के नहीं हैं। यह अभी सिर्फ जांच है, लेकिन कुछ समय दो, और अगर अराजकता फैलती है तो कौन जानता है कि क्या हो सकता है। रोशन ने सहमति में सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वह अरमान, जिसका एंजल एनवॉय देवदूत दूत तुमसे काट दिया गया था, तुम्हारा नाम आते ही स्पष्ट रूप से द्वेष रखता है। अभी के लिए उन पर नजर रखते हैं। बिना किसी कारण के हमला करना अनुचित है, क्योंकि इससे गलतफहमी और परेशानी हो सकती है, खासकर जब प्रतीक शायद बस खड़ा होकर नहीं देखेगा। मैं समझता हूँ, हम कार्रवाई करने से पहले एक कारण ढूंढ लेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भाई, हम सच में बुरे लोग नहीं हैं। मयंक ने देवाशीष की भालू जैसी मुस्कान को देखा, थोड़ा थका हुआ महसूस किया, लेकिन अशिष्ट शब्दों में कारण था। वह रितिका की ओर मुड़ा और कहा, रॉट स्किन रैट, सड़ी चमड़ी वाला चूहा को इस पर नजर रखने दो और कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करो। रितिका ने सिर हिलाया, सहमति जताते हुए, मैं कोई रास्ता ढूंढूंगी। उनके साथ संघर्ष सिर्फ एक छोटी मोटी झड़प है, वह मुख्य बात नहीं है। मयंक ने तीनों को याद दिलाया, सबसे महत्वपूर्ण चीज है ताकत। ताकत के साथ तुम ज्यादा समय तक जी सकते हो। मैंने आज पता लगाया है कि अगर तुम एंजल एनवॉय को बहुत सारी गतिविधियां, खासकर लड़ाई करने के लिए नियंत्रित करते हो, तो ये तेजी से शक्तिशाली होता है और ताकत की प्रतिक्रिया अधिक सक्रिय होती है। यदि संभव हो तो तुम्हें अधिक बार अभ्यास करना चाहिए। रोशन की आंखें चौड़ी हो गईं, कुछ हद तक भ्रमित होकर, क्या ये सच में संभव है?
मैंने सोचा था कि सिर्फ सहन करने से हम धीरे धीरे मजबूत होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रितिका ने उसे गुस्से से घूरा और देवाशीष का भाव भी कोई बेहतर नहीं था। तो तुम्हारा छोटा भाई बस आराम करना चाहता था। रोशन सामूहिक चिढ़ को देखते हुए शर्माकर हंसा, मैं बस मजाक कर रहा हूं। तुम सब जानते हो कि प्रोग्राम पीसने ग्राइंडिंग में सबसे अच्छे होते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड एंजल एनवॉय अनुबंधित देवदूत दूतों की ताकत अलग अलग थी। जैसे ही उनके कॉन्ट्रैक्ट धारक मजबूत होते थे और उन्हें प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्रतिक्रिया की गति अलग थी, यह उन्हें पहले से ही ज्ञात था। लेकिन मयंक ने जो उल्लेख किया वह कुछ ऐसा था जिस पर उन्होंने अब तक ध्यान नहीं दिया था। ऐसा लगता है कि हम अब आलस नहीं कर सकते। देवाशीष गंभीर लग रहा था। एक एंजल एनवॉय को चलाना थकाऊ था और वे क्या करने के लिए नियंत्रित थे और गतिविधि कितनी तीव्र थी, इसके आधार पर खपत की गई ऊर्जा अलग थी। ये कुछ हद तक व्यायाम के समान था, लेकिन ये केवल शारीरिक ऊर्जा ही नहीं थी जो खपत हो रही थी। आमतौर पर खुद को थकान से बचाने के लिए वे बस अपने एंजल एनवॉय को सतर्क रखते थे। लेकिन अब ऐसा लगता था कि थोड़ी थकान स्वीकार्य थी, जब तक कि यह उस बिंदु तक नहीं पहुंची जहां वे एंजल एनवॉय को बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट रक्त आत्मा की पुस्तक में लौटने का आदेश नहीं दे सकते थे। मयंक ने समय की जांच की और फिर तीनों से कहा, आज देर हो गई है, सभी को वापस जाकर आराम करना चाहिए। कल हम आपूर्ति वितरित करेंगे और फिर अपनी ताकत सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि हमें यकीन है कि हमें बहुत सारी आपूर्ति मिली होगी, हमें लंबे समय के लिए योजना बनाने की जरूरत है। 24वां अध्याय श्रेष्ठ सामग्री। देवाशीष और उसकी पत्नी रोशन एक एक करके चले गए, जिससे मयंक कमरे में अकेला रह गया। उसने आराम नहीं किया, बल्कि इसके बजाय चतुर्भुज शव को बुलाया। रितिका और बाकी लोग आराम करने जा सकते थे, लेकिन वह स्वयं अभी भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे एक और मामले से निपटना था। 10वीं मंजिल और उससे ऊपर के मांस शवों के शव पहले ही हर मंजिल के कमरों में ढेर कर दिए गए थे। प्रतीक के साथ हुए उसके समझौते के अनुसार उसे आज रात चुपचाप इन चीज़ों का निपटारा करना था। आज हर मंजिल पर औसतन लगभग 3 से 4 मांस शव मारे गए। 19वीं और 20वीं मंजिल को छोड़कर भी ये फिर भी लगभग 20 से 30 मांस शव बचते हैं। यह अनिश्चित है कि क्या ये स्तर 2 मांस शव रक्त मांस सम्मेलन को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। एक क्षण विचार करने के बाद उसने चुपचाप दरवाज़ा खोला और सीधे सीढ़ियों की ओर चल पड़ा, चुपचाप ऊपर की ओर बढ़ते हुए 10वीं मंजिल की गार्ड पोस्ट तक पहुंचा। कड़ाई से कहा जाए तो चून की पूरी इमारत को साफ कर दिया गया था, इसलिए प्रतीक को ऊपर के गार्ड पोस्ट बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये देखते हुए कि 10वीं मंजिल पर कई मांस शवों के शरीर जमा थे और मयंक को गलतफहमी से बचने के लिए चुपचाप उनसे निपटना था, किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सुरक्षा दल के 2 सदस्यों को अभी भी 10वीं मंजिल पर छोड़ा गया था, जिसमें बहादुर उनका नेतृत्व कर रहा था। भाई बहादुर, आपने बहुत मेहनत की। दोनों लोगों को देखते ही मयंक ने उनका अभिवादन किया और जोंघुआ सिगरेट के 2 पैकेट सौंप दिए। बहादुर ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई, खुशी खुशी सिगरेट लेते हुए मुस्कुराया, जिसमें आधा आभार और आधा भावना थी। औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपके बिना कौन जानता है कि आज कितने लोग मर जाते। मयंक ने बस मुस्कुराकर हाथ हिलाया, श्रेय लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया, और बहादुर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल उसे याद दिलाया, ऊपर के सभी जीवित बचे नीचे चले गए हैं। 10वीं मंजिल के ऊपर कोई नहीं है। जैसे ही वह बोला, उसने मयंक को ऊपर जाने देने के लिए सुरक्षा द्वार खोला। मयंक बहादुर के अर्थ को समझ गया, जिसका सीधा सा मतलब था कि ऊपर कोई जीवित लोग नहीं थे, इसलिए किसी को परेशान करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने मुस्कुराया और फिर चतुर्भुज शव के साथ ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ गया। हालांकि बहादुर ने कहा था कि ऊपर कोई जीवित लोग नहीं हैं, मयंक अभी भी बहुत सावधान था। चतुर्भुज शव आगे गया और वह किसी भी अप्रत्याशित बदलाव की स्थिति में अपने हाथ में एक लोहे की छड़ लिए पीछे चला। सबसे पहले वह 11वीं मंजिल पर गया, जहां मांस शवों के शरीर दाईं ओर सीढ़ी के पास के एक कमरे में ढेर थे। दरवाज़ा टूटा हुआ था, इसलिए उसने उसे धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। ढेर किए गए शवों और खून के धब्बों से भरा बैठक कक्ष नजर आया। यहाँ केवल 2 मांस शव थे, बाकी पहले ही मानसी और उसके समूह द्वारा अनुबंधित किए जा चुके थे। इन 2 शवों को भी अन्य ठेकेदारों ने अन्वेषण के दौरान अभिभूत होने की चिंता के कारण मार डाला था।
चलो शुरू करते हैं। चतुर्भुज शव, जाओ और सम्लन करो। मयंक का आदेश मिलते ही चतुर्भुज शव ने बैठक कक्ष की ओर बड़े कदम बढ़ाए। उसकी विशाल हथेलियों ने फर्श से 2 शवों को पकड़ लिया। हालांकि ये मांस शव औसत इंसानों से लंबे थे, लेकिन वे चतुर्भुज शव के हाथों में छोटे और नाजुक लग रहे थे, जैसे छोटे चूजे। चतुर्भुज शव की भुजाएं और मांस हिलने लगे, क्योंकि रेशम के धागों की तरह मांस के लच्छे दोनों मांस शवों के शरीरों तक पहुंचे, धीरे धीरे उनके मांस में बुने गए और धीरे धीरे सम्मिलित होने लगे। मयंक धैर्यवान था, एक टेबल लैंप पकड़े हुए चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था, चतुर्भुज शव से होने वाले बदलावों और प्रतिक्रिया को गहराई से महसूस कर रहा था। यदि पहले दिन इस तरह का दृश्य उसे अभी भी कुछ असहज करता था, तो अब वह इसे खाने और पानी पीने जितना ही सामान्य मानता था, बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं करता था। मांस शवों के मांस और चतुर्भुज शव के बीच संगतता अधिक थी, इसलिए सम्लन अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ा। मयंक ने लगभग 10 मिनट तक इंतजार किया और दोनों शरीर धीरे धीरे पीले कंकालों में बदल गए। मुड़ी हुई हड्डियां सम्लन के पूरा होने के साथ आईं, धीरे धीरे बैठक कक्ष के फर्श पर गिर गईं। सम्लन प्रक्रिया के बाद स्तर 1 मांस शव रक्त मांस सम्लन डिग्री धीरे धीरे स्तर 2 की ओर बढ़ने लगी, जो मूल 2% से बढ़कर 11% हो गई। शायद इसलिए कि सम्लन स्तर 2 की ओर बढ़ रहा था, मांस शवों के मांस की समान मात्रा से सम्लन डिग्री में वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी। औसतन एक मांस शव के मांस की गुणवत्ता लगभग 4.5% है। अनुपात बाद में धीरे धीरे कम होना चाहिए, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त होना चाहिए। कुछ मोटे अनुमान लगाने के बाद मयंक ने पाया कि हालांकि उसके शुरुआती अनुमानों से कुछ विसंगति थी, लेकिन ये कम से कम साधारण धातुओं जितना कठोर नहीं था, जो लगभग 10 गुना तक उछल सकता था। पहले सम्लन पूरा करो, फिर देखो कि प्रभाव कैसे हैं। उसने 11वीं मंजिल छोड़ी और ऊपर की ओर बढ़ता रहा, एक एक करके हर मंजिल पर ढेर किए गए मांस शवों के शरीरों को एक एक करके सम्मिलित करता रहा, जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया। 11वीं मंजिल पर 2, 12वीं पर 4, 13वीं पर 5, 14वीं पर 4, 15वीं पर 3, 16वीं पर 4 और 17वीं पर 8, कुल 30 मांस शवों को मयंक के चतुर्भुज शव द्वारा सम्मिलित किया गया। दूत स्थिति दूत चतुर्भुज शव पद, प्रथम स्तरीय मध्यवर्ती कौशल, पंजा लोहे की त्वचा, सम्लन, LV2 साधारण धातु, LV1 शव मांस 92%। मयंक ने चतुर्भुज शव के पैनल को देखा और थोड़ा परेशान महसूस किए बिना नहीं रह सका। इमारत 7 में शव लगभग पूरी तरह से सम्मिलित हो चुके थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सम्लन की दर बाद में इतनी तेजी से गिर जाएगी। 30 शवों के मांस और ऊतक सम्लन डिग्री को LV2 तक बढ़ाने में विफल रहे थे, अभी भी 8% कम थे। यह कोई छोटी मात्रा नहीं थी। तो अब बस 20वीं मंजिल की जांच की जा सकती है। मयंक चतुर्भुज शव के साथ 20वीं मंजिल की ओर बढ़ा, हालांकि उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। 20वीं मंजिल पर शवों के ढेर के अंदर ये समझना मुश्किल था कि कितने मानव शव थे और कितने मांस शवों के थे। वे बहुत पहले ही सड़ने लगे थे और एक दूसरे से चिपके हुए थे मिलकर। यह एक सवाल था कि क्या उन्हें सम्मिलित भी किया जा सकता था। 20वीं मंजिल के गलियारे के अंदर एक गंदी बदबू उसे लगी, जो शाम की तुलना में और भी घनी लग रही थी। चतुर्भुज शव को कोशिश करने दो। उसने चतुर्भुज शव को लाशों के ढेर से मांस का एक अपेक्षाकृत अखंड टुकड़ा पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन सम्लन के लिए कोई संकेत प्रकट नहीं हुआ। ये काम नहीं करेगा। उसकी भान थोड़ी तन गई। अगर यह काम नहीं करता, तो उसे इमारत 7 से परे कोहरे में छिपे शवों पर विचार करना होगा। उन्हें ढूंढना और मारना केवल कहने जितना आसान नहीं था। उसे व्यवहार्यता और जोखिमों को तौलना पड़ा, अपने आप में सोचते हुए, या क्या मुझे नई सामग्री को सम्मिलित करने की कोशिश करनी चाहिए, या एक आउटिंग बाहर जाने का दौरा आयोजित करना चाहिए। उसकी आंखें गलियारे के अंत में कमरे की ओर बढ़ीं। मकड़ी राक्षस का शरीर वहीं था, आधा दरवाजे में धंसा हुआ था, जिसका आधा सिर उसकी छाती पर झुका हुआ तारांकन था। ये चतुर्भुज शव के धातुई पंजे से तराशा गया था, पूरी तरह से अलग नहीं हुआ था। सिर और दरार में लाल रेशों का संयोजन बेहद भयावह था। एलेक्स ने मकड़ी राक्षस के शरीर को वापस लेने के बारे में सोचा था, उसके सटीक उपयोग के बारे में अनिश्चित था, लेकिन उसके मन में एक अस्पष्ट उत्तर था कि मयंक राक्षसों के शरीर का उपयोग करके अपने दूत को शवों को खिला रहा था। हालांकि दूत केवल रक्त आत्मा की पुस्तक और अनुबंध द्वारा प्रदान किए गए कनेक्शन के माध्यम से अपनी स्थिति बनाए रख सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वे चीजों का उपभोग नहीं कर सकते थे।
एलेक्स जो एकमात्र संभावना लेकर आ सकता था वह उस दिन पर आधारित थी जब वह मयंक से मिला था, जब मयंक ने 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल की तलाशी ली थी और वहां कंकाल पाए थे। इसलिए वह भी इसे आजमाना चाहता था, लेकिन प्रतीक सहमत नहीं हुआ था और उसने इसे खुलकर कहने की हिम्मत नहीं की, जिसने चीज को वहीं छोड़ दिया। प्रतीक के सहमत न होने का कारण सरल था, वह चिंतित था कि मयंक को भी इसकी जरूरत है और अनावश्यक रूप से परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। कार्यों की इस श्रृंखला ने वास्तव में वर्तमान मयंक के लिए चीजों को सुविधाजनक बना दिया था। उसने पहले देखने का मन बना लिया। मकड़ी राक्षस चतुर्भुज शव से ज्यादा कमजोर नहीं था, अंतर समग्र गुणवत्ता के बजाय कौशलों में था। चतुर्भुज शव, उसका शरीर यहाँ लाओ। चतुर्भुज शव मकड़ी राक्षस के शरीर की ओर बढ़ा और उसे मयंक की ओर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि जैसे ही उसने शरीर को छुआ, मयंक ने जानबूझकर अपना मन केंद्रित करते हुए अचानक एक संकेत उछलते हुए देखा। खोज। मकड़ी राक्षस का मांस वर्तमान शव मांस की तुलना में एक उच्च स्तरीय सामग्री। क्या आप समलन परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? 23वां अध्याय, LV2 शव मांस। एक स्पष्ट रूप से अलग अधिसूचना ने मयंक को एक बड़ा आश्चर्य दिया। उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा ये बस वर्तमान समलन प्रगति पट्टी को प्रतिस्थापित कर देगा, और यदि सफल और अत्यधिक संगत हुआ तो यह मकड़ी राक्षस की सामग्री के साथ समलन में बदल जाएगा। भले ही यह LV1 शव मांस की 92% प्रगति को गायब कर देता, अगर यह मकड़ी राक्षस में बदल जाता तो यह LV0 से LV1 तक का समलन होगा, जिसमें शायद बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अब अधिसूचना संदेश के अनुसार मकड़ी राक्षस की सामग्री वास्तव में शव मांस की तुलना में एक उच्च स्तरीय सामग्री से संबंधित थी और समलन उन्नयन के लिए शव मांस को भी प्रतिस्थापित कर सकती थी। ये निस्संदेह एक विशाल आश्चर्य था। खो जाने का समय नहीं था। शव मांस के समलन की प्रगति लगभग पूरी होने के साथ मयंक स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं चूकता, इसलिए उसने तुरंत अपना चुनाव किया। समलन परिवर्तन शुरू करो। आदेश के बाद चतुर्भुज शव का शरीर बदलना शुरू हो गया। उसका मांस धीरे धीरे ऐंठा, अमीर, गहरे लाल धागे के रेशों में बदल गया, जो जीवंत रूप से थरथरा रहा था, जिसमें भयानकपन का एक संकेत था, और धीरे धीरे मकड़ी राक्षस के शरीर की ओर रेंगने लगा। समलन धीरे धीरे शुरू हो गया। मयंक की टकटकी के नीचे मकड़ी राक्षस के शरीर का मांस थोड़ा थोड़ा करके गायब होना शुरू हो गया। मांस के नीचे विकृत, स्पष्ट सफेद हड्डियों को प्रकट करते हुए, खासकर मकड़ी राक्षस के निचले आधे भाग पर। यह बेहद ऐंठी और विकृत हड्डी का एक खंड था, एक मकड़ी के आकार का ढांचा जो कई ठीक या लंबी हड्डियों के आपस में जुड़ने से बना था। बड़ा पेट पूरी तरह से मांस से बना था और चतुर्भुज शव के साथ समलन प्रक्रिया के दौरान कोई अभी भी छोटे मानव अंग गिरते हुए देख सकता था, जबकि मकड़ी के आकार के पेट के अलावा तेज मकड़ी टांगें और ढांचा जो पूरे शरीर को समर्थन देता था, हड्डी से बना था, एक मजबूत चेसिस की तरह। हड्डी का प्रत्येक खंड असाधारण रूप से मोटा और कठोर था, और यह इसी शारीरिक संरचना ने मकड़ी राक्षस को उसका अकल्पनीय आकार और शक्ति दी थी। जैसे ही चतुर्भुज शव ने समलन जारी रखा, शक्तिशाली राक्षस के मांसल शरीर पर अधिक से अधिक सफेद हड्डियां उजागर हुईं, क्योंकि मांस धीरे धीरे कम और कम होता गया। मयंक को सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह थी कि चतुर्भुज शव के विशेषता पैनल पर समलन प्रगति लगातार बढ़ रही थी, अन्य मंजिलों पर शवों को सम्मिलित करने की तुलना में तेजी से चढ़ रही थी। ठीक 10 मिनट के अंदर समलन डिग्री पहले ही 92% से 98% तक बढ़ चुकी थी। मकड़ी राक्षस का मांस एक उच्च स्तरीय सामग्री के रूप में स्पष्ट रूप से शव मांस की तुलना में समलन में कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिसमें एक उच्च रूपांतरण अनुपात था। बस थोड़ा और। जैसे ही मयंक ने समलन डिग्री को स्थिरता से बढ़ते देखा, अब 100% तक पहुंचने से केवल 2 अंक दूर, और मकड़ी राक्षस का केवल आधा मानव धड़ बचा था, वह जानता था कि यह एक निश्चित बात थी, फायदा उसका था। जैसे जैसे समय बीता, जब मकड़ी राक्षस के शरीर के साथ केवल हड्डियां बची थीं, तो शव मांस समलन की प्रगति भी 100% तक पहुंच गई। समलन पूर्ण और नया कौशल। LV2 शव मांस समलन पूर्ण, कौशल प्राप्त, आत्मचिकित्सा प्राथमिक। समलन के पूरा होने के साथ चतुर्भुज शव का शरीर और भी अधिक स्पष्ट परिवर्तनों से गुजरना शुरू हो गया। ठेकेदार के रूप में मयंक अंदर से बाहर निकल रही एक जोरदार जीवन शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, और जीवन शक्ति के इस धक्के के तहत चतुर्भुज शव की ताकत तेजी से बढ़ रही थी।
रक्त आत्मा की पुस्तक से एक शक्तिशाली उछाल वापस उसके अंदर प्रवाहित हुआ, एक शक्तिशाली बल उसके पूरे शरीर में दौड़ता हुआ। वह कांप उठा क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ और ताकत बसंत की बारिश के बाद बांस के अंकुरों की तरह बढ़ने लगी, जिसके बाद आराम की एक अकथनीय संवेदना आई। शक्ति के इस उछाल को धीरे धीरे फीका पड़ने में कई मिनट लग गए, एक दहाड़ती नदी से एक सामान्य टपकन तक, धीरे धीरे मयंक के शरीर को बढ़ाते हुए। चतुर्भुज शव की स्थिति अद्यतन। दूत चतुर्भुज शव स्तर, प्रथम क्रम उच्च ग्रेड कौशल, पंजा लोहे की त्वचा, आत्म चिकित्सा प्राथमिक सम्लन, LV2 साधारण धातु, LV2 शव मांस। प्रथम क्रम उच्च ग्रेड, ऐसा लगता है कि प्राथमिक आत्म चिकित्सा से वृद्धि नगण्य नहीं है। मध्यम से उच्च ग्रेड में संक्रमण करते हुए चतुर्भुज शव की ताकत में काफी वृद्धि हुई है और उसका आभा बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। हालांकि मयंक प्राथमिक आत्म चिकित्सा की ताकत के बारे में अधिक जिज्ञासु था। उसने सबसे नजदीकी कमरा ढूंढा और अंदर गया, फिर रसोई से एक रसोई चाकू निकाला। अभ्यास ही सत्य का परीक्षण करने का एकमात्र मानदंड है। पुनर्योजी क्षमता का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका एक टुकड़ा लेना है। आखिरकार दर्द महसूस करने वाला चतुर्भुज शव होगा, न कि वह। रसोई चाकू को अपने हाथ में पकड़े हुए उसने चतुर्भुज शव की भुजा पर इशारा किया और फिर धीरे से उस पर काटा। तनी हुई मांसपेशियों ने चाकू को प्रतिरोध की थोड़ी सी भावना दी। हालांकि लोहे की त्वचा को सक्रिय किए बिना चाकू ने अभी भी चतुर्भुज शव की त्वचा को सुचारू रूप से काट दिया। उसकी भुजा पर 10 सेंटीमीटर लंबा एक कट बना दिया, जिससे खून तेजी से फूटा और फर्श पर टपकने लगा। मयंक ने रसोई चाकू को एक तरफ रख दिया और फिर चतुर्भुज शव पर घाव का ध्यान से अवलोकन किया। एक प्रारंभिक तेज प्रवाह के बाद चोट की जगह पर रक्तस्राव काफी धीमा हो गया। इसके अलावा घाव के किनारों पर कोई तेजी से ऐंठते हुए दानेदार ऊतक को स्पष्ट रूप से देख सकता था और मांस की बारीक रेखाएं नेमाटोड की तरह किनारों पर लगातार जुड़ रही थीं। पूरा घाव तेजी से ठीक हो रहा था। मयंक ने समय का मोटा अनुमान लगाया, लगभग 10 मिनट के भीतर मूल घाव 1 सेंटीमीटर से कम हो गया था। थोड़ी देर में पूरा घाव ठीक हो गया, जैसे कि वह कभी वहां था ही नहीं। मूल्यांकन और निहितार्थ। हालांकि यह वुल्वेरीन से तुलना नहीं कर सकता, 10 मिनट पहले से ही काफी तेज है। मयंक थोड़ा भी असंतुष्ट नहीं था। चतुर्भुज शव के लिए ऐसी आत्म पुनर्प्राप्ति क्षमता होना उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। चतुर्भुज शव की लड़ाई की ताकत पर विचार करते हुए पुनर्योजी क्षमता प्राप्त करने के बाद और उसकी मूल रक्षात्मक कौशल लोहे की त्वचा के साथ साथ आक्रामक कौशल पंजा के साथ, चतुर्भुज शव की क्षमताओं के सभी पहलुओं को धीरे धीरे पूरक किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप क्षमताओं का एक सहक्रियात्मक त्रय सिनर्जिस्टिक ट्रायड हुआ, जिसने इसकी लड़ाई की प्रभावशीलता और सहनशक्ति को काफी बढ़ाया। 1+1+1 3 से ज्यादा का प्रभाव प्राप्त किया। अगर उसे फिर से मकड़ी राक्षस जैसे प्राणी का सामना करना पड़ता है, तो चतुर्भुज शव को एक बार में कई को संभालने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा मयंक स्वयं पुनर्योजी क्षमता का एक सीधा लाभार्थी होने की बहुत संभावना है। किसी को पता होना चाहिए कि ठेकेदार दूत के कुछ कौशलों को समझ सकते हैं और इस प्रकार समकालिकता प्राप्त कर सकते हैं। पिछले लोहे की त्वचा ऐसा ही एक उदाहरण है। लोहे की त्वचा के अधिग्रहण ने मयंक को मजबूत रक्षात्मक क्षमताएं दी। कुछ स्थितियों में लोहे की त्वचा एक जीवन रक्षक कौशल है। चतुर्भुज शव की तुलना में लोहे की त्वचा मयंक की असली ढाल है और सर्वनाश में उत्तरजीविता के लिए प्रमुख कौशलों में से एक है। और अब उसने एक अतिरिक्त उपचार कौशल प्राप्त कर लिया था। हालांकि यह वर्तमान में केवल चतुर्भुज शव में था, मयंक ने महसूस किया कि वह अधिक प्रयास कर सकता है। अगर वह चतुर्भुज शव से इस कौशल को समकालिक कर सकता है, तो लोहे की त्वचा जोड़ आत्मचिकित्सा उसका जीवन बहुत अधिक कठिन होगा। सामान्य बाहरी चोटें, भले ही कोई डॉक्टर न ढूंढ सके या उन्हें ठीक से न संभाल सके, छठी मंजिल पर बचे हुए व्यक्ति के भाग्य में परिणामित नहीं होंगी, जो राक्षस के पीछा से भाग गया था लेकिन कमरे में मर गया क्योंकि जख्मों का इलाज नहीं हुआ था। कुछ समय बाद समकालिक कैसे करें, ये समझने की कोशिश करें। अपना मन बना लेने के बाद मयंक जाने के लिए तैयार था। वह देर तक नहीं रुका और कुछ निशानों से निपटने के बाद वह अपने कमरे में वापस आ गया। भोर से पहले अंधेरे का फायदा उठाते हुए वह थोड़ी और नींद के लिए मास्टर बेडरूम में वापस चला गया। अगली सुबह दरवाजे से एक खटखटाने की आवाज़ आई।
मयंक अपनी नींद से जाग गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया बेडरूम के दरवाजे की रखवाली कर रहे चतुर्भुज शव की ओर देखना थी। शोर बाहर से आ रहा था। वह उठा, मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा खोला, बैठक कक्ष में चला गया और जैसे ही मुख्य दरवाज़ा खटखटाता रहा, उसने पूछा, बाहर कौन है? देवाशीष की आवाज़ बाहर से आए, अपने स्वर को दबाते हुए। मयंक, ये सबसे अच्छा है कि तुम धुल जाओ और बाहर आकर एक नज़र डालो, शायद कोई मुसीबत हो। मयंक ने अपनी भान सिकोड़ ली और तुरंत कहा, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। 24वां अध्याय, संसाधन वितरण। हालांकि देवाशीष ने उससे कहा था कि वह बाहर आने से पहले तरोताज़ा हो सकता है, लेकिन दरवाजे पर देवाशीष को बुलाते हुए सुनने का मतलब था कि टालमटोल करने का समय नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला और देवाशीष को देखा, फिर पूछा, बुजुर्ग देवाशीष, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हो? कैप्टन प्रतीक की टीम आपूर्ति सप्लाईज वितरित करने की तैयारी कर रही है, लेकिन अब वे लोगों से घिर चुके हैं। मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है और तुम्हें देखने के लिए बुलाने आया। बुजुर्ग रोशन और उसकी पत्नी पहले ही मामलों पर नज़र रखे हुए हैं। ये सुनकर मयंक ने अपनी भान थोड़ी सिकोड़ ली। क्या कम आपूर्ति का मुद्दा आखिरकार सामने आ गया था? उसने तुरंत कहा, चलो जाकर देखते हैं। जैसे ही वे दोनों कमरे के गलियारे से हॉल की दिशा में चले, वे अभी पहुंचे भी नहीं थे कि उन्होंने एक तीखी आवाज़ सुनी, कैप्टन प्रतीक, आपको आपूर्ति का कुछ हिस्सा हमारे साथ साझा करना होगा, या हम कैसे जीवित रहेंगे? बिल्कुल, कैप्टन प्रतीक। किसी ने तुरंत अनुसरण किया। उनकी आवाज़ में शिकायत का स्वर था। आपने पूरी इमारत को साफ कर दिया है। हमारे कमरे उसमें शामिल थे, आप बस हमारी हर चीज़ नहीं ले सकते, है ना? यह अस्वीकार्य है कि आपने उन राक्षसों को हटा दिया और कोई भी इसे नकार नहीं सकता। लेकिन आपको कम से कम हमारा वापस तो करना चाहिए, है ना? मैं 12वीं मंजिल पर इकाई 1201 से हूँ। मुझे याद है कि मेरे पास 20 पाउंड चावल और एक दूध का डिब्बा था जिसे मैंने अभी कुछ समय पहले खरीदा था। बस मुझे वह चावल का बैग दे दो, मैं बाकी के बारे में झगड़ा नहीं करूँगा। हॉल में प्रतीक के नेतृत्व वाली सुरक्षा टीम कई ठेकेदारों के साथ पहले ही अन्य जीवित बचे लोगों से घिर चुकी थी। भीड़ के बीच एक वाद विवाद चल रहा था। उनकी आवाज़ में निंदा का एक संकेत था, जिसका अर्थ था कि वे लूट के एक हिस्से के हकदार थे। बोलने वाली एक बूढ़ी चुड़ैल थी जिसके बाल भूरे थे और गाल एक लोमड़ी की तरह पतले थे। उसकी सूखी आवाज़ उसकी उम्र के लिए अस्वाभाविक रूप से तीखी थी और कानों को कर्कश लग रही थी क्योंकि उसकी आंखें लालची ढंग से आपूर्ति पर घूम रही थीं, खासकर ताजे चावल के बैग पर। ये दादी मंजू थी। आप सही कह रहे हैं, उन्हें कम से कम हमारा जो है वह वापस करना चाहिए। कई लोग जिन्होंने सहमत थे, वे ऊपरी मंजिलों के निवासी थे जो दूसरे दिन हॉल में फंस गए थे, लगभग 7 या 8 लोग। पहले राक्षसों ने मंजिलों को संक्रमित कर दिया था, जिससे घरेलू आपूर्ति बेकार हो गई थी क्योंकि वे अपने घरों में वापस नहीं जा सकते थे। लेकिन अब आपूर्ति साफ होने के साथ स्थिति अलग थी। उन्हें राक्षसों का सामना करने की ज़रूरत नहीं थी और वे बस प्रतीक और उसकी टीम के साथ मोलभाव कर सकते थे। कितना सरल। समूह में हर तरह के लोग थे। कुछ अपना वापस लेना चाहते थे, अन्य ने जो भी हाथ लग सके लेने का एक अवसर देखा, जबकि जो दोषी महसूस करते थे वे बाढ़ के खंभों की तरह भीड़ में खड़े थे, जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह नहीं चलेगा। लेकिन इस प्रस्ताव को तुरंत एक महिला की आवाज़ ने खारिज कर दिया। यह कोई था जिसे मयंक और बाकी ने पहले देखा था, 5वीं मंजिल पर रहने वाली महिला। पूजा ने आत्मधार्मिकता के साथ आवाज़ उठाई, आपूर्ति को समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। हम सभी जीवित बचे हैं, आपको दूसरे लोगों की चीज़ें रखने को क्यों मिलनी चाहिए? उसका तर्क जोरदार और स्पष्ट था। अगर वे दादी मंजू की वितरण की विधि का पालन करते हैं तो इन आपूर्ति का उससे कोई लेना देना नहीं होगा और यह अस्वीकार्य था। असंभव। प्रतीक ने इसे सीधे खारिज कर दिया। ये वे आपूर्ति थी जिन्हें उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर प्राप्त किया था, और भले ही वह एक अच्छा इंसान था, वह उन्हें जाने नहीं देने वाला था। उसने कहा, सफाई से पहले हमने पहले ही नियम स्पष्ट कर दिए थे। ये हमारी जान के जोखिम पर प्राप्त किए गए थे। जो शवों से निपटने, आपूर्ति के परिवहन और राक्षसों को साफ करने में भाग लेते हैं, वे अपने योगदान के अनुसार साझा कर सकते हैं। मैं बाकी से केवल माफ़ी मांग सकता हूँ। इस बयान के साथ भीड़ से शोर ज्यादा हो गया, एक उग्र ज्वार की तरह, खासकर वे कुछ लोग जो नेतृत्व कर रहे थे। केशर, पूजा का आदमी,
चिल्लाया, उसकी मत सुनो, भले ही वे शक्तिशाली हों, वे बस बदबूदार सुरक्षा गार्ड हैं, जो ऊंचे और शक्तिशाली होने का नाटक कर रहे हैं। वे किस नियमों की बात कर रहे हैं? मेरी चीजें भी चोरी हो गईं। क्या मैंने तुम्हें तब कदम उठाते हुए देखा था? उसने प्रतीक को घूरा और भीड़ को भड़काया। चलो सब जाकर उनका सामना करते हैं और आपूर्ति लेते हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि वे मारने की हिम्मत करेंगे। हमला करो, सब लोग, हमला करो। केशर ने नाराजगी पाली थी, उसे अभी भी वह युवक याद था जिसने 2 अन्य लोगों के साथ उनकी 5वीं मंजिल पर उनके कमरे में धड़ल्ले से प्रवेश किया था, उनकी आपूर्ति का आधा हिस्सा ले लिया था और यहाँ तक कि इसे सफाई शुल्क कहने की जुर्रत भी की थी। अगर वे नहीं होते तो वह ऐसी भयावह परिस्थितियों में नहीं होता कि उसे आपूर्ति का दावा करने के लिए भीड़ को भड़काना पड़ता। वह दूसरों को कार्रवाई करने के लिए भड़का रहा था जबकि वह खुद चुपचाप पीछे हट रहा था, अराजकता का फायदा उठाने के लिए तैयार था। भीड़ की भावनाएं पहले ही उत्तेजित हो चुकी थीं और कई लोगों ने कार्रवाई करने की तत्परता दिखाई। प्रतीक और उसकी टीम राक्षस नहीं थे, वे वास्तव में मारने में संकोच कर सकते थे। प्रतीक का चेहरा भयानक रूप से उदास था, लेकिन वास्तव में उसने खुद को एक कठिन स्थिति में पाया, किसी को मारने या गंभीर रूप से घायल करने का संकल्प उसके पास नहीं था। केशर को प्रतीक के मनोविज्ञान की काफ़ी अच्छी समझ थी, आखिरकार वह पहले एक कॉर्पोरेट कार्यकारी था, हेरफेर, सीमाओं का परीक्षण और नैतिक दबाव में कुशल। प्रतीक एक ईमानदार और खुला व्यक्ति था, लेकिन ये बिल्कुल इसलिए था कि वह एक सज्जन था कि उसे सीधेपन से मूर्ख बनाया जा सकता था, और अब जब केशर ने भीड़ को उसके खिलाफ भड़का दिया था तो वह एक कठिन स्थिति में था। भीड़ ने अभी तक हिंसा का सहारा नहीं लिया था या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, वे केवल आपूर्ति के लिए झगड़ रहे थे। किसी को चोट पहुंचाने का विचार, या इससे भी बदतर, किसी को एक उदाहरण बनाना, कुछ ऐसा था जिसने उसे गहराई से परेशान किया। लेकिन अगर उसने अब अराजकता को नहीं दबाया तो क्या एक दंगा भड़कना चाहिए? अधिकांश आपूर्ति निश्चित रूप से चोरी हो जाएगी और बाद में उन्हें पूरी तरह से पुलों को जलाए बिना और मजबूरन घर घर वापस लेने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर वह वास्तव में ऐसे कार्यों में सक्षम होता तो ये बस्ती अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होती। केशर ने सही बात पकड़ी थी, लेकिन उसके तरीके घिनौने थे। ठीक कल निकलने से पहले प्रतीक ने पहले ही पूछा था कि और कौन ठेकेदार बनना चाहता है। राक्षसों को मारना ठेकेदार बनने के लिए एक भयानक कार्य नहीं था, ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन अंततः ठेकेदार को फायदे मिलते थे। वे न केवल खोज में भाग लेने से आपूर्ति का एक हिस्सा प्राप्त करेंगे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक देवदूत दूत के साथ अनुबंध करने के बाद उनके पास बहुत अधिक शक्ति होगी। केशर कल भीड़ के बीच था और कई अन्य युवा और मजबूत पुरुष सभी प्रतीक के रैली कॉल को सुन रहे थे, फिर भी वे संकोच कर रहे थे या शायद बोए बिना काटने की मानसिकता को पाल रहे थे, खुद जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अब सबसे बड़ी हलचल पैदा करने वाले वास्तव में ये लोग थे। कैप्टन प्रतीक, बस शब्द कहो, हम सभी आपूर्ति नहीं लेंगे, लेकिन आपको हमें कम से कम एक हिस्सा देना होगा, हमें गुजर करने में मदद करने के लिए। कोरी कल्पना, लेकिन चलो देखते हैं कि कौन कदम उठाने की हिम्मत करता है। तभी मयंक की आवाज़ गूंज उठी और उसका उदासीन स्वर किसी तरह भीड़ के शोर पर हावी हो गया। वह आगे बढ़ा, जिसके पीछे विशाल चतुर्भुज शव एक छोटे पहाड़ की तरह बारीकी से चल रहा था, 2.5 मीटर ऊंचा। उसकी मजबूत मांसपेशियां लोहे से गढ़ी हुई लग रही थीं और उसकी 4 खतरनाक भुजाओं ने हर किसी को अपने शब्द निगलने पर मजबूर कर दिया। मयंक को देखकर केशर की आंखें हैरानी में चौड़ी हो गईं। फिर से यह आदमी नहीं। उसकी आंखों में नाराजगी की एक चमक तेजी से गुस्से में बदल गई, जैसे कि भाग्य ने उन्हें एक साथ लाने की साजिश रची हो। वह पॉट को सफलतापूर्वक हिलाने वाला था जब मयंक अप्रत्याशित रूप से फिर से दिखाई दिया। कुछ आवेगी डर या मूर्खता से प्रेरित होकर वह अचानक चीख पड़ा, उससे डरो मत, वह किसी को मारने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो बस आपूर्ति लेते हैं। हम वैसे भी इन सामानों के अपने हिस्से के हकदार हैं। डरने की क्या बात है? वह आपूर्ति को हथियाने वाला सबसे पहला था। मयंक ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। वास्तव में अज्ञानी चतुर्भुज शव, उसे मेरे लिए पकड़ो और उस महिला को भी। मयंक द्वारा अकेले चुने जाने पर केशर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह घबरा गया, चाहता था कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। वह अभी क्या सोच रहा था? सब लोग देख रहे हैं, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो?
चतुर्भुज शव को केशर के शब्दों की परवाह कम थी। वह आगे बढ़ा और भीड़ तुरंत बिखर गई, कोई भी इस भयानक और विशाल प्राणी के रास्ते में खड़ा होने को तैयार नहीं था। प्रतीक के विपरीत वे बता सकते थे कि मयंक खिलौना नहीं था, उसका कठोर चेहरा एक स्पष्ट संकेतक था कि वह कमजोर नहीं था। एक पल में हर कोई चुप हो गया, क्योंकि केशर और पूजा ने जाने की कोशिश की लेकिन चतुर्भुज शव द्वारा आसानी से पकड़ लिए गए जैसे कि वे महज चूजे थे। वे दोनों हिंसक रूप से कांप उठे, जैसे कि दौरे से ग्रस्त हों, उनके चेहरे डर से भरे थे क्योंकि उन्होंने चतुर्भुज शव को देखा। तुम मेरी आपूर्ति चुराना चाहते हो?